बिगर ब्राह्मण के भगवान, ये सिर्फ टंटा भिलने लाई मन गलत षड्यंत्रपूर्ण इतिहास इस देश में आ रहा है। भारत कभी धार्मिक राष्ट्र नहीं हो सकता है। भारत सांस्कृतिक राष्ट्र था, है और रहेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने 2010-2011 में बोल चुका है कि आदिवासी भारत का मूल मालिक है और जो शेड्यूल ट्राइब है वही आदिवासी है, वही एबोरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया है। ये बात को कोई नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी आदिवासियों को वनवासी बोला जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार ने अभी तक के हलफनामा नहीं दिया कि भारत में आदिवासी रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासियों के डेवलपमेंट के नाम पर ये लोग अंतर्राष्ट्रीय फंड ला रहे हैं। आदिवासियों के संगठन नहीं है, उतने एनजीओ है आदिवासी क्षेत्रों में, और वो एनजीओ सब गैर आदिवासियों के हैं, उच्च वर्णीयों के। वो पैसा कमा रहे हैं आदिवासियों पर, वो धंधा बन गया है। लाइव टीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। 26 जनवरी 2023 को आदिवासी सामाजिक सांस्कृतिक दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू के पास सी पाताल पानी में आयोजित किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा ब्रिगेड के सतीश जी पेंदाम हमारे साथ हैं। खासकर 26 जनवरी को ही यह कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। यह दिवस टंट्या भील की जयंती के उत्सव में भी मनाया जाता है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, भारत पहले से आदिवासियों का देश था, है और रहेगा। भारत में जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी दिया गया है, ये भारत की आज़ादी के पूर्व से ही उस क्षेत्र में सह्याद्री, सतपुड़ा और ये जो मध्य प्रांत का बेल्ट है, जो गुजरात से लेकर राजस्थान तक के जाता है, इस बेल्ट में शुरू से ही, उसके पहले से ही, स्वतंत्रता के पहले से ही भगवान टंट्या भील का जन्मदिन मनाया जाता था। क्रांतिकारी रेंगा कोरकू और उनके तमाम साथी इस दिन को बहुत महत्व देते थे और उनके साथ में सभी जनजातियों के लोग मौजूद थे टंट्या भील जी के साथ में। और ये भगवान टंट्या भील के जन्मदिन पर ही हम लोगों ने सांस्कृतिक सामाजिक दीक्षा कार्यक्रम रखा है, क्योंकि पाताल पानी वो जगह है जहाँ पर भगवान टंट्या भील अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ में सामाजिक और सांस्कृतिक दीक्षा लेते थे, एक शपथ लेते थे और फिर समाज के लिए काम करते थे। ये क्रांति स्थल है वो, और उसी क्रांति स्थल को हम लोगों ने चुना है। भारत की आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। भारत की आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद भी आदिवासियों के हिस्से में क्या आया है। अब हमको सामाजिक और संवैधानिक क्रांति की तरफ हमको जाना पड़ेगा, सांस्कृतिक क्रांति की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि आज उसी टंट्या भील के समाज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आदिवासी नहीं है ऐसा सिद्ध करने के लिए कुछ मनुवादी ताकतों ने प्रयत्न किया है। यहाँ तक कि इन्होंने 1991 में, 1991 में और 1991 से 1993 यानी 1993 को जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन भारत सरकार का संयुक्त राष्ट्र संघ में गया है, उसमें बोला गया है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं और आदिवासियों में एक मुख्य जनजाति है जो भील वंश से संबंधित है, और वो आदिवासी नहीं है इसलिए क्योंकि उनकी भाषा में कुछ संस्कृत के शब्दों का उपयोग होता है, वो आदिवासी प्रतीत नहीं होते हैं। ये एक षड्यंत्रपूर्ण स्टेटमेंट संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया गया है। जो भील वंश, भील, बिलाला, बारेला, गावित इत्यादि जितने भील वंशीय लोग हैं, कोरकू है, इन सब लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक अस्तित्व को ही चुनौती दे डाले इस देश में। और ये ऐसे समय हम लोगों ने विशेष करके इस समाज को पुनर्जीवित करने के लिए, आदिवासी समाज को फिर से खड़ा करने के लिए हम लोगों ने सामाजिक और सांस्कृतिक दीक्षा कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। और ये आमतौर पर दीक्षा जो समारोह रहता है वह धार्मिक दीक्षा, अगर किसी को धर्म परिवर्तित करनी उसके बेस पे रहता है, या वह कार्यक्रम आमतौर पर आयोजित किए जाते हैं। लेकिन आदिवासी खुद एक संस्कृति है, उसको आप धर्म से क्यों जोड़ना चाहते हैं? देखिए, अभी हमारी नज़र में पिछले 75 साल में हमको नजर आया है कि हमारे समाज का पढ़ा लिखा आदमी, आदिवासी समाज का पढ़ा लिखा आदमी समाज में जी रहा है, लेकिन समाज के लिए नहीं जी रहा है। समाज में जीना और समाज के लिए जीना, ये दोनों बातें अलग हैं। और समाज में जीने का मतलब होता है कि समाज के तमाम सुविधाओं का उपभोग करना, उसके रीति रिवाजों का उपभोग करना, उसकी संस्कृति का उपभोग करना, उसकी पहचान का उपभोग करना, आरक्षण लेना
और उसको उसके आधार पे अपना जीवन जीना, निजी जीवन जीना, पारिवारिक जीवन जीना और अपने कुछ वर्ग तक ही सीमित रहना, उसी को समाज में जीवन जीने का एक अपन तरीका मान सकते हैं। लेकिन समाज के लिए जीना, जिन लोगों ने समाज के लिए जिया है, ये हम तब बोल सकते हैं जो समाज के लिए मरे हैं। समाज के लिए जीना बहुत जरूरी हो गया है अभी। ये समाज का अस्तित्व खतरे में है, पूरे आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। आज आदिवासियों ने समाज में जीने की कंसेप्ट के बजाय समाज के लिए जीने की कंसेप्ट में आना चाहिए। और समाज के लिए जीना यानी समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए, समाज को संगठित बनाने के लिए, समाज का एक मिशन खड़ा करके समाज को पुनर्संगठित करने के लिए, इस देश के आदिवासियों को एक जगह लाने के लिए, विश्व के आदिवासियों को भारत के आदिवासियों के साथ जोड़ने के लिए एक सामाजिक जीवन की जरूरत है। उसी सामाजिक जीवन की जो भगवान टंट्या भील ने जिया, जो बाबूराव शर्मा के ने जिया, जो रेंगा कोरकू ने जिया, जो राघोजी भांगरे ने जिया और जो बिरसा मुंडा ने जिया और हमारे तमाम क्रांतिकारी जो समाज के लिए शहीद हुए उन लोगों ने जिया है, उस जीवन की तरफ हम समाज को लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब हमारे अस्तित्व को ही प्रश्न चिन्ह लग गया है, ये हमारी आखिरी पीढ़ी के द्वारा आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। इसलिए समाज के लिए जीने की हमने कंसेप्ट सामने लाई है। समाज में जीने की कंसेप्ट नहीं चलेगी। और जो लोग समाज में जीते हैं वो समाज का उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, समाज के भरोसे नेता बन जाते हैं, समाज के भरोसे अधिकारी बन जाते हैं, समाज के भरोसे डॉक्टर, इंजीनियर और उसका उपभोग ले लेते हैं। लेकिन वो समाज को बचाने के लिए, उस समाज को जिंदा रखने के लिए वो कोई काम नहीं करते हैं। वो मिशनरी नहीं है, वो सामाजिक मिशनरी नहीं है। समाज में सामाजिक मिशनरियों का निर्माण होना चाहिए। आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए जो मिशनरी काम करेगा, जो सामाजिक जीवन जीते जीते इन सब चीजों के लिए जिएगा, उस आदमी को यानी समाज के लिए जीने वाले लोगों की फौज खड़े करना, टंट्या भील के विचारों की फौज खड़े करना, राघोजी भांगरे के विचारों की फौज खड़े करना, बाबूराव शर्मा के विचारों की फौज खड़े करना, रेंगा कोरकू के विचारों की फौज खड़े करना, हमारे तिलका मांझी, सिद्धू कानू, गुंडाधुर और विशेष करके हमारे बिरसा मुंडा के विचारों को लेकर चलने वाले लोगों के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। ये इस कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य है। जैसे महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की कंसेप्ट लिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म की कंसेप्ट लिया, वैसे हम लोगों ने, जो हमारे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने ये कंसेप्ट रखी थी, सांस्कृतिक सामाजिक दीक्षा। सांस्कृतिक सामाजिक दीक्षा यानी आपके सांस्कृतिक आधार पर जो अधिकार है इस देश में, उसको बचाने के लिए, आपके सामाजिक अधिकार जो संविधान में निहित है उसको बचाने के लिए, आपके अस्तित्व, आपके पहचान, आपके अधिकार और आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए जो सामाजिक शपथ विधि है उसको हमने सामाजिक सांस्कृतिक दीक्षा नाम दिया है। और ये कार्यक्रम हमारे समाज को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से इस कार्यक्रम को, इस शपथ को पूरे देश भर में हम लोग लेके जाने वाले। आपने जिन क्रांतिकारियों का नाम लिया, जैसे बाबूराव शेरमा के हैं, टंट्या भील है, राघोजी भांगरे हैं, ये इनको नॉर्मली क्रिमिनल ट्राइब्स करके बोला जाता है प्रशासनिक जो लोग हैं उनके द्वारा, और आप इन्हीं क्रांतिकारियों की सामाजिक दीक्षा और सांस्कृतिक दीक्षा दे रहे हैं, तो इसमें अंतर्भाव नहीं दिख रहा है। देखिए, इस देश में दो संघर्ष हुए हैं, एक ग्रामीण और जंगली क्षेत्र का संघर्ष और एक शहरी क्षेत्र का संघर्ष। ग्रामीण और जंगली क्षेत्र का जो संघर्ष था वो संघर्ष अधिकारों के लिए संघर्ष था, वो अपने जल जमीन जंगल के अधिकारों के लिए संघर्ष था। और शहरी क्षेत्र का जो संघर्ष था वो राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष था। ये लैंग्वेज ऑफ सोशल ओनरशिप यानी सामाजिक मालिकियत की लड़ाई थी, ये लैंग्वेज ऑफ कल्चर था, ये सांस्कृतिक भाषा थी, ये लैंग्वेज ऑफ लैंड था, अपनी जमीन की भाषा थी, उस जमीन को बचाने की लड़ाई थी। तो ये जो लड़ाई हुई, इसको भारत के लोगों ने, भारत के उच्च वर्णीय लोगों ने, भारत के प्रस्थापित लोगों ने उसको भारतीय स्वाधीनता संग्राम का हिस्सा नहीं मान रहा। जो पॉलिटिकल संघर्ष हुआ है, जो सत्याग्रह हुए, बाकी पॉलिटिकल पावर का जो संघर्ष हुआ है, सत्ता हस्तांतरण का जो संघर्ष हुआ है, उसको देश का स्वाधीनता संग्राम का ये माना गया। आप भगत सिंह का संघर्ष इसलिए लोगों के सामने आया क्योंकि वो शहरी क्षेत्र का संघर्ष था।
लेकिन बिरसा मुंडा का संघर्ष सामने नहीं आया, टंटा भील का संघर्ष सामने नहीं आया, रेंगा कोरकू का संघर्ष सामने नहीं आया, राघोजी भांगरे का संघर्ष सामने नहीं आया, और इसको बहुत आसानी से सब लोगों ने क्रिमिनल ट्राइब बोल दिया। ये तो पेशवाइयों की चाल थी, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत के आदिवासियों को राष्ट्रीय प्रवाह से दूर रखने के लिए, उनकी नागरिकता को ही समाप्त करने के लिए। देखिए, दो बातें बड़ी समांतर है। पहले इन्होंने उस वक्त 1700-1800 ईस्वी में जो षड्यंत्र रचा, वो उन्होंने आदिवासियों को जन्मजात गुनाहगार घोषित कर दिया, जिसको क्रिमिनल ट्राइब बोलते हैं, और उनको राष्ट्रीय प्रवाह से बाहर रखने के लिए उनकी नागरिकता को ही उन्होंने बाहर रख दिया, उनको नागरिकता से महरूम कर दिया, राष्ट्रीय प्रवाह से दूर रखा, यानी उस वक्त जो मुख्य प्रवाह था उससे दूर रखा। आज सेम चाल इन्होंने फिर से चली है कि आदिवासी भारत में नहीं है, और भारत में जो भील है वो भी आदिवासी नहीं है, जो भील वंश के लोग हैं वो भी आदिवासी नहीं है। ये सेम चाल है। उस वक्त क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे, आज वनवासी बोल रहे हैं हमको, और हमको बोल रहे हैं कि भाई ये भारत के नागरिक नहीं है, भारत में आदिवासी नहीं है, इसका मतलब आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। जो ये लोग राष्ट्रवाद की, नई राष्ट्रवाद की, हिंदू राष्ट्रवाद की जो कंसेप्ट ला रहे हैं, वास्तव में आदिवासी मुक्त भारत की कंसेप्ट है, बिगर आदिवासियों के भारत। और ये चाल जो पहले चली गई थी, अभी वो फिर आदिवासियों के खिलाफ में चलने का प्रयत्न चालू है। और हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको क्रिमिनल ट्राइब बोला गया। क्रिमिनल ट्राइब इसलिए बोला गया क्योंकि इनसे इस देश के हम संयुक्त रूप से, आदिवासी, एक बात ध्यान में देने योग्य, इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई हुई है, लेकिन आदिवासी संयुक्त रूप से सावकर के खिलाफ में लड़ रहा था, संयुक्त रूप से यहां के जमींदार के खिलाफ में लड़ रहा था, यहां के धर्म पंडितों के खिलाफ में लड़ रहा था, और साथों साथ उपनिवेशिक अंग्रेजों के साथ में भी लड़ रहा था। संयुक्त रूप से लड़ाई चल रही थी। ये बोल रहे हैं कि भाई हम देश की आजादी के लिए लड़े, देश जानता है, और वास्तविक इतिहास ये, यहाँ के उच्च वर्णीय उस वक्त अंग्रेजों के साथ में थे, उन्होंने समर्थन किया। और ऐसे कई इतिहास आप देख सकते हो। सबसे बड़ा इतिहास मैं आपको बताता हूं, इस देश में इस संघर्ष की वजह से टंटा भील, राघोजी भांगरे, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी और रेंगा कोरकू, बाबूराव शर्मा के ये जो क्रांतिकारी थे, इनके संघर्ष की वजह से भारत में देखो 1990 यानी 1919, जिसको 1919 में जो पहला एक्ट पास हुआ, जिसको फर्स्ट इंडिया एक्ट बोलते हैं, ये अंग्रेज हुकूमत जंगली क्षेत्र में आदिवासियों से लड़ने में असक्षम हो गई थी। इन्होंने हथियार डाल दिए, वहां अंग्रेजों ने हार मान ली और उन्होंने स्वाधीन किया उनको। और वो दिन सबसे महत्वपूर्ण एक्ट बना उस वक्त, फर्स्ट इंडिया एक्ट जो बना है, वो आदिवासियों के संघर्ष की वजह से बना है। और इसी संघर्ष ने आदिवासियों को एक नया आयाम दिया है। 1858 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बना कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। उसके बाद में 1858 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बना सीपी एंड बरार का, और 1858 में भी जो लैंड एक्विजिशन बना, जो लैंड एक्विजिशन बना, वो सीपी एंड बरार का मध्य प्रदेश में बना। वो टंटा भील के संघर्ष की वजह से बना, और उनके सहयोगी रेंगा कोरकू और बाकी जो उनके साथ में थे, उस संघर्ष की वजह से 1899 में वो एक्ट पास करना पड़ा। उसके बाद में 1902 में इन्होंने वो जो सतपुड़ा और सह्याद्री पहाड़ है, यहाँ के लोगों के लिए न्यू लैंड टेन्यूअर एक्ट पास किया। यानी जितने आदिवासी है आज इस क्षेत्र में, सह्याद्री सतपुड़ा से लेकर हिमालय तक, तापी नदी से लेकर नर्मदा नदी से लेकर जितने आदिवासी बेल्ट है, इस बेल्ट के एक एक आदिवासियों पे इन क्रांतिकारियों का कर्ज है। ये स्वतंत्र हुआ, ये बेल्ट पहले स्वतंत्र हुआ, बाद में भारत का शहरी क्षेत्र स्वतंत्र हुआ। पहले स्वतंत्र तो आदिवासी हो गए। फर्स्ट इंडिया एक्ट क्या है, अंग्रेजों को बनाना पड़ा, इंडिया एक्ट नाम देना पड़ा उसको। ये आदिवासी संघर्ष की वजह से हुए थे। सच्चाई है, भारत के अंग्रेजों के खिलाफ में जो संघर्ष हुआ, उसका 70% संघर्ष केवल आदिवासियों ने किया, और ये सच्चाई है। बावजूद उसके कभी लाल किले से आदिवासियों का कोई प्रधानमंत्री नाम नहीं लेता, राष्ट्रपति नाम नहीं लेता। संयोग देखिए, 26 जनवरी टंटा भील का जन्मदिन है, और 26 जनवरी ये पहले से ही स्वाधीनता के, सामाजिक स्वाधीनता दिवस के रूप में इस बेल्ट में मनाया जाता था। और आदिवासी नहीं मनाते थे, गरीब किसान मनाते थे, मजदूर मनाते थे, हर कौम का आदमी उसमें शामिल होता था। टंटा भील का जन्मदिन ये मानव मुक्ति का दिवस माना जाता था, स्वाधीनता का दिवस माना था, आदिवासी अधिकार दिवस माना जाता था। और उसी दिन
26 जनवरी को इन्होंने इसलिए चुना, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्पेशली इस दिन को इसलिए चुना गया कि इसके पीछे 26 जनवरी की वो सामाजिक परिघटना और सांस्कृतिक जो स्वतंत्रता का उल्लेख है वो आया था, इसलिए 26 जनवरी को चुना गया। लेकिन अफसोस की बात है, कभी कोई आदिवासी क्रांतिकारियों का नाम नहीं लिया जाता। उनका नाम ले लेते हैं जिनका कुछ योगदान नहीं है, जिन्होंने माफी मांगे, उन लोगों का नाम लेते हैं। ये तो वो शहीद है जिनके इतिहास को आप देख लो, इन्होंने कहीं माफी नहीं मांगे, खुशी से फांसी के तख्ते पे चढ़ गए और इनको बहुत बुरी तरह ये किया गया। केवल आदिवासी के महापुरुष जो दिख रहे हैं वैसा नहीं, लाखों की संख्या में आदिवासी शहीद हुए, उसके बारे में इस देश में कोई बात नहीं करता है। उस इतिहास को दबाया गया है। हमने भारत की स्वतंत्रता के लिए सबसे ज्यादा योगदान दिया और हमारे हिस्से में आज भूखमरी है, हमारे हिस्से में गरीबी है, हमारे हिस्से में विस्थापन आया है, हमारे हिस्से में इन लोगों ने नक्सलवाद दिया है, हमारे हिस्से में कुपोषण आ रहा है, हमारे हिस्से में बेरोजगारी आई है और सबसे ज्यादा गरीबी हमारे हिस्से में आई है। मजबूर हो गए हम, इस देश में मजदूर नहीं है आदिवासी, अब मजबूर हो गया है, ये वास्तविकता है। आपके कुछ संगठन, आदिवासी संगठन आदिवासियों को अलग धर्म की कोड की मांग करते हैं, खासकर आदिवासियों को धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए, ये एक मनुवादी चाल है। जब आप धर्म की बात करते हो तो आप इनकी कतार में खड़े हो जाते हो, आधुनिक मानव समाज की कतार में खड़े हो जाते हो। लेकिन जब आप प्राचीन भारत की बात करते हो, यानी संस्कृति की बात करते हो, इस देश के पहले आदमी का आपको उल्लेख होना पड़ता है। जब आप संस्कृति की बात करते हो तो आदिवासियों का उल्लेख इस देश के मालिक के रूप में होता है। उस वक्त टंटे भिल से लेकर बिरसा मुंडा से लेकर बाबूराव शर्मा के से लेकर राघोजी भांगरे तक हमारे जितने क्रांतिकारी हुए, उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान पे बात की है। वो हमारी सांस्कृतिक पहचान से नाता रखते थे, क्योंकि वो जानते थे, वो टंटे भिल स्वयं, भगवान टंटे भिल अपने पूरे जितने क्रांतिकारी साथी है उनको मालिक करके बोलते थे। यानी वो खुद चाहते थे कि आदिवासी इस देश का मालिक घोषित हो। अगर आपको मालिक घोषित होना है तो आपको सांस्कृतिक इस सेक्ट पे बात करना पड़ेगा। जब आप धार्मिक ट्रैक पे चले जाते हो तो आप आदिवासियत को खो देते हो। और पूरे विश्व के लोग जो किसी भी धर्म में गए होंगे, उनकी संस्कृति अगर आप देखोगे तो आदिवासियों की एक जैसी है। तो मैं इस फेवर में हूं कि धार्मिक कोड की जगह आप सांस्कृतिक कोड यानी कल्चरल, कॉमन कल्चरल कोड की बात कीजिए, तब जाके इस देश का आदिवासी बच पाएगा। नहीं तो वो वनवासी बन गया है, आने वाले समय में स्वर्गवासी बन जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आदिवासियों को धार्मिक, आप आदिवासियों को मुस्लिम बना रहे हो, आदिवासियों को क्रिश्चियन बनने के लिए बोला जा रहा है, आदिवासियों को सिख बनने के लिए, जैन बनने के लिए बोला जा रहा है, हिंदू बनने के लिए बोला जा रहा है। धर्मांतर ही है। अगर उसको आप कोई कोड, धार्मिक कोड दे देते हैं तो उसकी सांस्कृतिक पहचान नष्ट हो जाती है। तो आदिवासियों की बुनियाद, आप आदिवासी इसलिए कहला रहे हो क्योंकि आप कल्चरल इसको मानते हो। धर्म के पहले, धर्म तो 2000 साल पहले पैदा हुआ है, आदिवासी की संस्कृति 10,000 साल पुरानी है। अगर आपको इस देश का सबसे पहला आदमी बोलना है तो आपको अपनी कल्चरल कोड की बात करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस देश में सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, उसमें ऐसा भी एक संप्रदाय है जो किसी धर्म को ना मानते हुए अपनी संस्कृति में रहता है, जो किसी धर्म से निश्चय नहीं करता है। आदिवासी कभी किसी धर्म से नफरत नहीं किया, उसकी एक अलग पहचान है। किसी भगवान को मान लेना, जीसस क्राइस्ट को मान लेना, ब्रह्मा विष्णु महेश को मान लेना, या वाहे गुरु गोविंद सिंह को मान लेना, या मोहम्मद पैगंबर या किसी सूफी संत को मान लेना, यानी इस्लाम ले लिया, हिंदू बन गया, ये नहीं होता। धर्मांतर नहीं, आदिवासियों का धर्मांतर हो ही नहीं सकता। वो क्रिश्चियन भी बनेगा तो उसका मूल नहीं चेंज होगा, वो हिंदू भी बनेगा तो उसका मूल नहीं चेंज होगा, क्योंकि उसका डीएनए और उसकी संस्कृति कभी अपरिवर्तनशील है, वो ग्रहण नहीं की जा सकती है। जो सांस्कृतिक धार्मिक चीजें वो ग्रहण की जा सकती है, आप किसी धर्मांतर कर सकते हो, संस्कृति का कोई रूपांतर नहीं होता, वो तो तुम्हारे डीएनए से कनेक्टेड है, तुम्हारे खून से कनेक्टेड है। तो हम मानते हैं ऐसा कि इस देश के एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक है, क्रिश्चियन, जैन, सिख, ये आदिवासियों के वंशज है, दलित आदिवासियों के वंशज है, यहाँ का मराठा आदिवासियों का वंशज है, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन ये पहले बोलना चाहिए कि भाई आदिवासी इस देश के मालिक है और हम उनके वंशज हैं। इस सत्य को जो सुप्रीम कोर्ट ने 2010-2011 में बोल चुका है कि आदिवासी भारत का मूल मालिक है और जो शेड्यूल ट्राइब है वही आदिवासी है,
वही एबोरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया है। ये बात को कोई नहीं मान रहा है। 93 में भारत सरकार ने स्टेटमेंट दे दिया। आज तक के यूनाइटेड नेशंस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी आदिवासियों को वनवासी बोला जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार ने अभी तक के हलफनामा नहीं दिया कि भारत में आदिवासी रहते हैं। हमको अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों से, हमको अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय आदिवासियों के डेवलपमेंट के नाम पर ये लोग अंतर्राष्ट्रीय फंड ला रहे हैं। यहां पे फंड यूज होता है, उसका विदेशी फंड लाके आदिवासियों के ऊपर एनजीओ, जितनी आदिवासियों के संगठन नहीं है उतने एनजीओ है आदिवासी क्षेत्रों में, और वो एनजीओ सब गैर आदिवासियों के हैं, उच्च वर्णीयों के। वो पैसा कमा रहे आदिवासियों पर, वो धंधा बन गया है। हमारे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ इस देश में। आज भी आदिवासियों को मालूम नहीं है कि देश का राष्ट्रपति कौन है। यह बड़ी बात है कि देश की राष्ट्रपति आदिवासी बन गई, लेकिन आदिवासी को मालूम नहीं है। ये हालत है आदिवासियों के। उनके क्षेत्रों में लोग ट्रांसफर करते हैं आज भी किसी कर्मचारी को, तो उसको पनिशमेंट बोलते हैं। जिसको आदिवासी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में भेजा जाता है, आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाता है, उसको पनिशमेंट के रूप में वहां ट्रांसफर किया जाता है। यानी हम जो जहां रह रहे हैं वो कारागृह है। पनिशमेंट यानी कारागृह में भेज रहे आप। यानी आदिवासी इस देश में आज भी एक बंदी है, वो एक कैदी के रूप में बैठा हुआ है। उसको उसकी आजादी नहीं मिली, उसकी सांस्कृतिक सामाजिक आजादी आज भी उससे छीनी जा रही है। उसको लोकतंत्र का हिस्सा नहीं बनने दिया। आज भी मुख्य प्रवाह से आदिवासियों को दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं, और ये षड्यंत्र हम जानते हैं किन शक्तियों के द्वारा हो रहा है। हमारे कुछ गद्दार लोग उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, उसी मिशन को हमारे बीच में चला रहे हैं। बड़ी दुख की बात है, वो महामानव क्रांतिकारी भगवान टंट्या भील को नहीं समझ पाए, वो बिरसा मुंडा को नहीं समझ पाए। वो उनके गलत इतिहास को सामने रखा जा रहा है, वास्तविक इतिहास को किसी ने नहीं रखा। जब हमारे क्रांतिकारियों की बात करते बड़े बड़े नेता, तब बोलते अंग्रेजों के खिलाफ में आदिवासी ने लड़ा। ये खुल के नहीं बोलते कि जमींदार के भी खिलाफ आदिवासी लड़ा है, साहूकार के भी खिलाफ लड़ा है, यहाँ के उच्च वर्णीय पंडितों के भी खिलाफ आदिवासियों ने लड़ा है, ब्राह्मणों के भी खिलाफ और ब्राह्मणवाद के भी खिलाफ लड़ा है। आदिवासी कभी विषमतावादी सोच का कभी पुरस्कार नहीं करता है। आदिवासी को ये हमारे कल्चर में है ही नहीं। हमारे कल्चर में कोई भेदभाव नहीं है। हम तो दुश्मन को भी गले लगाने वाले लोग हैं। इसलिए आदिवासी कल्चर ये बहुत बड़ा साइंस है। ये नैसर्गिक नेचुरल वे ऑफ लाइफ है, जो नैसर्गिक जीवन पद्धति है। हम उसी को फिर से खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे समाज को आज जो इस विकासशील भारत में आदिवासियों को जो दिशा भूल किया गया है, जो विस्थापित कर दिया गया है, हम केवल अपने जमीन से विस्थापित नहीं हुए, हम अपनी संस्कृति से और समाज से विस्थापित होने लग गए। हमारे लोगों को पता नहीं चल पा रहा है वो कौन है, क्या है, किस जगह है। ये हालत में कोई दूसरा समाज नहीं है भारत में जो अवस्था आदिवासियों की है। इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आयोजित किया है। तो भी कितने लोगों आपकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक दीक्षा के कार्यक्रम में सहभागी होंगे और कितने लोग दीक्षा लेने वाले हैं? खास करके आप मीडिया वाले हमेशा संख्या शास्त्र की तरफ देखते हैं। आप पूछते हो कि कितने आदिवासी सामाजिक इसमें भाग लेंगे। अगर मैं 2 लाख बोल दूंगा तो आपको ऐसा लगेगा ये बहुत बड़ा आंदोलन है। हमारे लिए हमारे 10,000 आदिवासी भी अपने पैसे से, खुद के पैसे से, ग्रामीण क्षेत्र से बाहर आकर, जिनकी मजदूरी रोज की 125 रुपए है, वो 500 रुपए की टिकट लेकर अगर उस जगह आ जाता और ऐसे 2,000 5,000 आदिवासी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होते तो हमको ऐसा लगता है समाज के 5 लाख लोग यहाँ मौजूद हैं। आदिवासियों के लिए आप ये बात मत उपयोग में लाइए कि कितने आदिवासी लोग रहते हैं। अभी एक हमारे कई सम्मेलन भी होते हैं जिसमें लाखों आदिवासी रहते हैं, लेकिन वो सम्मेलन ऐसा होता है कि वो समाज में जीने वाले लोगों का सम्मेलन है, समाज के लिए जीने वाले लोगों का सम्मेलन नहीं हो रहा है। वहां सीरियसनेस नहीं है। ऐसा भी हो रहा है, वो हमारी भीड़ पर काबू नहीं कर पा रहे हम, या उस चीज को समझ नहीं पा रहे, या जानबूझ के उस माहौल को बनाए रखना चाहते हैं। उसके आड़ में समाज का उपभोग और उपयोग करने का जो तंत्र है, कुछ नेता, कुछ संगठन और ये कुछ लोग कर रहे हैं। ये हो सकता है, मैं आपकी बात से दुजोरा करता हूं कि भाई कितने लोग आएंगे नहीं, कैसे लोग आएंगे ये मैं बता सकता हूं। जिनको भगवान टंट्या भील की विचारधारा पे विश्वास है, उनके संघर्ष और उनके त्याग पे विश्वास है, जिनको बिरसा मुंडा के त्याग और संघर्ष पे विश्वास है, बाबूराव शर्माके के त्याग और संघर्ष पे विश्वास है, राघुजी भांगरे के त्याग और संघर्ष पे, और हमारी जितने क्रांतिकारी हुए, रेंगा कोरकू से लेकर सिद्धू कानू से लेकर बाकी जितने क्रांतिकारी हुए, उनके संघर्ष और उनका त्याग वो समाज के लिए था। देखिए,
आदिवासी समाज नाम का जो शब्द वापरता था वो बहुत अलग है। आप हिंदी में एक शब्द सुनते होंगे हमेशा, हमारे आदिवासी में भी उसको वही बोला जाता है, बारत। बारत यानी बारात, और बारात यानी समूहवाचक शब्द है, ये समाजवाचक शब्द है। यही अपभ्रंश हुआ है। जैसा सिंधु का हिंदू हुआ है, वैसी जो भारत नाम का जो शब्द था, जिसको समाज को पूरा प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द था, उसको उल्लेखित करने वाला शब्द था, वही भारत है। ये आदिवासी लोग आज भी एक समाज ही मानते हैं देश को। ये लोग राष्ट्र नाम की संकल्पना लाए हैं। राष्ट्र नाम की संकल्पना आदिवासियों में नहीं है, कल्चरल थ्योरी में वो समाज होता है। और समाज यानी देश एक समाज है, मानव केंद्रित विचारधारा है, ये सत्ता केंद्रित विचारधारा है। राष्ट्र, जो आप राष्ट्र ये शब्द यूज करते हो, ये सत्ता केंद्रित विचारधारा है। लेकिन समाज जो है ये मानव केंद्रित विचारधारा है, यानी देश। उस सामाजिक दीक्षा की तरफ जा रहे हैं हम। इस देश को जो जरूरी है, आज देश को एक गलत राष्ट्रवाद की तरफ ले जाया जा रहा है। वास्तविक राष्ट्रवाद कौन है? इस देश का मालिक कौन है? इस देश के वंशज कौन है? वो वास्तविक राष्ट्रवाद की तरफ लेके जाएंगे, जिसको नेचुरल नेशनलिज्म बोलते हैं। एक्चुअल नेचुरल नेशनलिज्म जिसको बोलेंगे, वो आदिवासियों की देन है। भारत में देश किसका है और देश की राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, यह तय करने का पूरा अधिकार आदिवासियों को है। सब लोग हैं इस देश में, सभी लोग हैं, लेकिन राष्ट्रीयता के नाम पर आदिवासी को तो अभी राष्ट्र विरोधी घोषित करने के षड्यंत्र चल रहे हैं। उनको गैर संवैधानिक घोषित करते हैं, संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी बोलकर उनको नक्सल, अलगाववादी, इन शब्दों से अलंकृत करते हैं। कुछ हो सकते हैं कुछ लोग इस गतिविधि में, लेकिन आप तो पूरे समाज को। आपका जो उद्देश्य है सामाजिक सांस्कृतिक दीक्षा, क्या इससे समाज को फायदा होगा, चेंजेस आएंगे? बिल्कुल फायदा होगा। और ये केवल आदिवासी समाज को फायदा नहीं होगा, पूरे देश के ओबीसी, पूरे देश के शेड्यूल कास्ट, वो चाहे बौद्ध धर्मी हो या हमारे अछूत भाई हो या बाकी जितने भी मजदूर भाई हो, वो धार्मिक अल्पसंख्यक, जो मुस्लिम हो, जो क्रिश्चियन हो, जो सिख हो, जो जैन है, इनको काम आएगा। ये जितने लोग हैं उनको भी काम आएगा। यहां तक कि जो उच्च वर्णीय है उनको भी समझ में आएगा कि देश को कैसा देखा जाए। देखिए, जो देश का पहला आदमी था वो देश का आखिरी आदमी बन गया है, जिसका नाम आज आदिवासी है। और जो देश का पहला आदमी है, जो उच्च वर्णीय ब्राह्मण भाई है, वो पहला आदमी हो गया। जो देश में सबसे आखिरी में आया वो पहला आदमी हो गया। आज वो देश को राष्ट्रीयता की डेफिनेशन समझा रहे, देश को राष्ट्र की परिभाषा समझा रहे। तो जब देश का आखिरी आदमी इस राष्ट्र को बताएगा, तब देश में एक नया साइकिल शुरू होगा। तब यहां के ओबीसी को लगेगा वो किसका वंशज है, यहां के शेड्यूल कास्ट को लगेगा। यह आंदोलन बाबा साहब का भी था, यह आंदोलन महात्मा फुले का था, साहू महाराज का आंदोलन था, शिवाजी महाराज का आंदोलन था, संभाजी महाराज का तो यही आंदोलन था वास्तविक। ये जो सह्याद्री बेल्ट है, सतपुड़ा का सह्याद्री का जो बेल्ट है, इस पे संभाजी महाराज की गतिविधियों को आदिवासियों ने सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया है, संरक्षण भी दिया है। शिवाजी महाराज को आदिवासियों ने संरक्षण और उनके साथ उनको राज दिया है। किला आदिवासियों का, जनता आदिवासी और राजा शिवाजी, ये एक मॉडल देश में दिखाई देता है। क्योंकि शिवाजी महाराज की मां को राष्ट्रमाता बनाने में आदिवासियों का हाथ था, क्योंकि आदिवासी महिलावाचक संस्कृति पे बहुत, मातृसत्तक संस्कृति पे भरोसा करते हैं। हमारी संस्कृति में हमने रानी दुर्गावती को रानी बनाया, हमारी संस्कृति में रानी अवंतीबाई को हमने ये बनाया। हमारी संस्कृति में महिलाओं के हाथ में सत्ता गई है, पुरुषों के हाथ में सत्ता नहीं जाते हुए महिलाओं के भी हाथ में हमारी सत्ता गई है, और उनको हमने वो मान सम्मान दिया है। और ये आदिवासी संस्कृति की देन है कि भारत में महिलाओं को एक बहुत बड़ा स्थान मिला है। चाहे सावित्रीबाई फुले का आप उदाहरण ले लीजिए, सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन के अंतिम समय पे आदिवासी संस्कृति को आदर्श माना, इसलिए उन्होंने सत्यशोधक समाज की संकल्पना में महात्मा फुले ने ये कंसेप्ट रखा। तो ये जो देश में चल रहा है, देश के वास्तविक इतिहास को सामने लाने की जरूरत है। आज देश के वास्तविक इतिहास को जब तक आप सामने नहीं लाएंगे, ये स्वतंत्रता और ये स्वाधीनता अर्थहीन हो जाएगी। वास्तविक इतिहास को खत्म करके मन घड़त षड्यंत्रपूर्ण इतिहास इस देश में आ रहा है। भारत कभी धार्मिक राष्ट्र नहीं हो सकता है। भारत सांस्कृतिक राष्ट्र था, है और रहेगा।
और वो संस्कृति भारत के मोहनजोदड़ो हड़प्पा से निकलती है, वो मूल संस्कृति है। और उसके मुख्य वारिस आज, उसके वारिस के रूप में आज भी आदिवासियों में वो संस्कृति जिंदा है, उसके वारिस है आदिवासी। यहां तो ये बोला जा रहा है कि आदिवासी भारत में नहीं रहते, ये तो षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। ओबीसी समझ सकता है, मराठा समझ सकता है, शेड्यूल कास्ट समझ सकता है, जो धार्मिक अल्पसंख्यक है वो समझ सकते हैं। तो ये हमारे लोगों को कोई समझ नहीं पा रहा है। इस देश में प्रश्न है कि आप उच्च वर्णियों की तरफ प्रस्तापित, जिनके हाथ में पूंजी है, जिनके हाथ में धर्म की पूरी कमान है, जिनके हाथ में, हमारे टंटा भिल ने, भगवान टंटा भिल ने तो ब्राह्मण मुक्त भक्ति को बहुत ज्यादा ये किया था। बिगर ब्राह्मण के भगवान, ये कंसेप्ट टंटा भिल ने लाई थी। बिगर ब्राह्मण के भगवान यानी वो संस्कृति है। आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, कहीं पुजारी की आदिवासियों में ये नहीं रहती। और जो पुजारी होता है वो मुखिया होता है। वो मुखिया इस तरीके से होता है ना, उसको कभी कोई मान सम्मान ये नहीं, उसको वो जवाबदारी रहती है। सामाजिक जवाबदारी और सामाजिक ईमानदारी आदिवासियों के खून में है। कुछ आधुनिक लोगों के साथ जुड़कर आदिवासियों में एक बदलाव आया है जो उनकी सामाजिकता को खत्म कर रही है, उनमें सामाजिक प्रेम, सामाजिक सद्भाव को खत्म कर रही है। वो संवेदनशीलता जो होनी चाहिए, जिसको पेंस बोलते हैं अपन इंग्लिश में, वो दर्द, वो संवेदनहीन समाज बनाने की तरफ आदिवासियों की तरफ जा रहे हैं। आदिवासियों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी समाज को हजारों साल से इस देश में तोड़ने का प्रयास किया गया है। जो ओबीसी बने, जो मुख्य प्रवाह में आए, जो धार्मिक प्रवाह में आए, वो ओबीसी बने, शेड्यूल कास्ट बने। जो प्रवाह में नहीं आए, अपनी संस्कृति को लेकर जिए, वो आदिवासी है। लेकिन आदिवासियों में से ये लोग हैं, ये वास्तविक इतिहास है, ये सोशल साइकिल है भारत का। इसको समझना बहुत जरूरी है। और हम किसी को भारी नहीं बोल रहे हैं अभी हम सिर्फ बोल रहे हैं कि हम मालिक है। हमारी मालिकियत को कौन चैलेंज करता है, हम देखना है हमको। क्योंकि ये संघर्ष सांस्कृतिक संघर्ष की तरफ जा रहा है। ये सांस्कृतिक पहचान का सवाल है। हम सबको सम्मान देना चाहते हैं, हम सबको अपना एक जैसा समझना चाहते हैं, लेकिन कोई हमको हमारी मूल पहचान से दूर कर दे, ये हम कैसे स्वभाव करेंगे। हमको कोई वनवासी बोलता है तब किसी को दर्द नहीं होता है, लेकिन हम खुद को जब देश का मालिक बोल रहे तो कई लोगों को ऐसा कंफ्यूजन पैदा होता है। हम देश के मालिक थे, है और रहेंगे। यही वो आंदोलन है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आदिवासी समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो समझदार तबका है, जो पॉलिटिक्स में गया है, जो प्रशासन में गया है, जो शासन में है, उन लोगों को विश्वास में लेकर, जो आने वाली जनरेशन के विद्यार्थी वर्ग है, सुशिक्षित विद्यार्थी है, उनको इन शहीदों के विचारों से जोड़कर एक सही समाज का निर्माण, एक सुरक्षित समाज का निर्माण, एक विकासशील समाज का निर्माण, प्रगतिशील समाज का निर्माण करने का एक हमारी जो सोच है, ये परिवर्तनवादी सोच है, ये सुधारवादी सोच नहीं है। और जिस तरीके के हमले आदिवासियों पे हो रहे हैं, आदिवासी नाम से सोने की कतार पे है भारत में, वैसे समय हमको नेताओं की नहीं, हमारे शहीदों की विचार ही हमारे को बचा सकते हैं। ये हमारी सोच है, यही मिशन है। आदिवासी मिशन जो है, मिशन आदिवासी भारत का जो हम लोगों ने किया है, जो बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से, जेएस के माध्यम से, हमारे जीएसयू गोंडवाना संगठन के माध्यम से, हमारे कोलवाना, भीलवाना और गोंडवाना, ये जो क्षेत्र है सतपुड़ा सह्याद्री का, जिसको पूरा 70% भारत बनते हैं आप लोग, वो भारत का जो मेन मालिक है उसको सामने लाने की तैयारी है। हम मानते हैं हमारे समाज के लोग कुछ मुख्य प्रवाह के लोगों के साथ है और वो समाज के ही खिलाफ में काम कर रहे हैं, लेकिन वो बेईमान नहीं होंगे, वो समझ जाएंगे इस बात को। यही अपेक्षा हमारी है। और ये जो कार्यक्रम है, ये पूरे आदिवासी क्रांतिकारियों के इतिहास को सामने लाते हुए, उनके विचारों को सामने लाते हुए, इस देश में आदिवासियों के योगदान को, क्योंकि ये सच्चाई अगर है कि 70% आदिवासी है, लड़ाई का हिस्सा है, आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों के खिलाफ में, तो जो इतिहास की किताबें है उसमें आदिवासी नाम ढूंढना क्यों पड़ता है? हमको हमारी एक जनरेशन के बाद में पता चल रहा है। हमारे लोगों को डराया जाता था कि टंटा भील तो डाकू थे, डकैत थे, लुटेरा था, राघोजी भांगरे लुटेरा था, बाबूराव शर्मा के विद्रोही था। ये जो लोग थे ये क्रांतिकारी लोग थे और इनको हमको ऐसा बता दिया गया क्रिमिनल है। हमको 100 साल के बाद में पता चल रहा है टंटा भील हमारा बाप है, हमारा भगवान है, जिसने हमारी पूरी समाज के लिए किया है। रेंगा कुरको हमारा भगवान है, हमको पता चल रहा है 100 साल बाद में। हमारी जनरेशन को तीन जनरेशन 4 जनरेशन के बाद में हमको पता चलता है हमारे क्रांतिकारी कौन है।
तो इसका मेन कारण यह है कि भारत के इतिहास में आदिवासियों को तो न्याय मिला ही नहीं है। उनके जो शहीद थे, जो हमारा आंदोलन था, उसको राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम का हिस्सा नहीं माना गया, क्योंकि यह षड्यंत्र था कि आदिवासियों को राष्ट्रीय प्रवाह से बाहर रखना है, और आज भी चालू है वो। ऐसा हमारा क्लेम है। खास करके 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, ये जो गण व्यवस्था थी वही गणतंत्र में परिवर्तित हुई इस देश में। गण व्यवस्था आदिवासियों की मुख्य व्यवस्था रही है। उस गण व्यवस्था के हम पहले वारिस हैं, इसलिए गणतंत्र के भी पहले वारिस है, क्योंकि भारत में आदिवासी इसका मालिक होने के बावजूद उसकी जो हाल है आज, हमको भारत के गणतंत्र में जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसके बारे में हमारे बारे में कोई आवाज नहीं उठाता है, हमारे वास्तविक प्रश्नों को कोई छूता नहीं है। ये प्रश्न, ये जो दर्द है हमको, उसी दर्द ने हमको इस कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित किया है। और हम आने वाले 26 जनवरी को पाताल पानी में, जो क्रांति भूमि है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली के नजदीक है, जहां पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी स्वयं गए हैं, उन्होंने उस क्रांति स्थल के दर्शन किए हैं। यह सच्चाई है। वह ऐतिहासिक जो प्लेस है, जो ऐतिहासिक जगह है, उस ऐतिहासिक जगह पे हमने ये सामाजिक सांस्कृतिक दीक्षा कार्यक्रम रखा है, जो आदिवासी शहीदों के विचारधारा पर आधारित, उनकी कुर्बानी पर आधारित, उनके सामाजिक त्याग और समर्पण पर आधारित एक सामाजिक दीक्षा और सांस्कृतिक दीक्षा हम अपने पूरे आने वाली जनरेशन को, वर्तमान समाज को देना चाह रहे हैं, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन इस देश में जिंदा रहे। यही हमारी मुख्य लड़ाई है।